पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य गढ़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है। ये वाद, संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ, तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत, संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्म्य शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका ये प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं।
ये है मेघालय के रूट ब्रिज। रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते। इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है। इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती हैं। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। ये हमारे देश की इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती हैं। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार। सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे। लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है, कौन उसे साफ करता है। ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं